हाँ जी विद्यार्थियों, आज हम लोग एक बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चंस जो आपके यूपीएससी सिविल सेवा की मुख्य परीक्षा 2022 में भारतीय अर्थव्यवस्था से पूछा गया और ये क्वेश्चन नंबर 3 था। भारत में सार्वजनिक वितरण प्रणाली की प्रमुख चुनौतियां क्या हैं? इसे प्रभावी एवं पारदर्शी कैसे बनाया जा सकता है? इस क्वेश्चंस को विश्लेषण करने से पूर्व, जैसा कि मुझे ज्ञात है मेरे बहुत सारे विद्यार्थी हिंदी माध्यम से भी हैं और सब बच्चों को एक समस्या आती है, एक बेहतर आंसर किस प्रकार लिखा जाए। इस प्रश्न की समस्या के समाधान के लिए स्टूडेंट्स, आप हमारी जो वेबसाइट यूट्यूब चैनल है द इकोनॉमिका आईएएस, उस पे जाके इस प्रकार की समस्याओं का समाधान पा सकते हैं। और ये प्रारंभिक परीक्षा, मुख्य परीक्षा, प्रीवियस ईयर के आप यहाँ क्वेश्चंस भी करेंगे। आने वाले वर्षों में क्या क्या संभावित क्वेश्चंस होंगे 2024 में, जो बच्चे प्री देंगे, मेंस देंगे, और जो बच्चे 2023 का इंटरव्यू दे रहे हैं उनके लिए भी ये चैनल बहुत लाभप्रद होगा, क्योंकि हम तीनों क्षेत्रों पे काम कर रहे हैं: प्रारंभिक परीक्षा, मुख्य परीक्षा और आपका इंटरव्यू, जो आपका साक्षात्कार है। किस तरह के क्वेश्चंस वहां होंगे, किस तरह का आंसर होगा, इस पर हमारी एक पूरी व्यूह रचना है जो आपको समझनी है। आज हमारा जो टारगेट है ये सार्वजनिक वितरण प्रणाली से संबंधित क्वेश्चंस, और क्वेश्चन है भारत में सार्वजनिक वितरण प्रणाली की प्रमुख चुनौतियां क्या हैं, इसे प्रभावी एवं पारदर्शी कैसे बनाया जा सकता है। विद्यार्थी, सबसे पहले आप लोगों को इस क्वेश्चंस का यह समझना है कि इसमें दो क्वेश्चंस पूछे गए हैं। प्रमुख चुनौतियां किसकी? सार्वजनिक वितरण प्रणाली, जिसे शॉर्ट में हम पीडीएस बोलते हैं, पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम बोलते हैं। और दूसरा, इसे प्रभावी और पारदर्शी कैसे बनाया जाए। अगर आपको समस्या की चुनौतियां पता हैं, समस्याएं पता हैं, तो निश्चित रूप से उन समस्याओं के समाधान ही इसके प्रभावी और पारदर्शी बनने के आधार होंगे। ये बात आपको स्पष्ट रूप से समझ में आनी चाहिए। अब आपके सामने दो चुनौतियां हैं, समय प्रबंधन और दूसरा मुख्य समस्या आपके सामने क्या है? शब्द प्रबंधन। समय प्रबंधन यानी ये प्रश्न आपको 7 से 8 मिनट के अंदर पूरा करना है। आप जानते हैं बच्चों, यहां करीब 20 क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। इन 20 क्वेश्चंस को कवर करने के लिए लगभग आपको 300 मिनट है। 300 मिनट को 20 से डिवाइड करोगे तो लगभग कितना आपका 15 मिनट पर क्वेश्चन जाता है। लेकिन कभी कभी ये क्वेश्चन की संख्या बढ़ती है। ऐसी स्थिति में आपकी आदत होनी चाहिए कि लगभग एक समय में आप लगभग कितना वर्ड लिखें जी? 25 वर्ड प्रति मिनट की आपकी रफ्तार होनी चाहिए, तब जाके आप इस क्वेश्चन को पूरा कर सकेंगे। पहला तो समस्या क्लियर हुई कि आपका लगभग 25 वर्ड्स पर मिनट राइटिंग कैपेसिटी होनी चाहिए, तब जाके आप इस प्रश्न का समाधान और आंसर बढ़िया अपने समय बाउंड मैनर में लिख सकेंगे पर मिनट। दूसरा क्वेश्चन है कि शब्दों का किस तरह से आपको प्रबंधन करना है। उसके लिए आपको प्रश्न के स्ट्रक्चर, यानी इस प्रश्न की क्या संरचना हो, उसके बारे में जानना चाहिए। अब प्रश्न की क्या संरचना होगी उसे देखिए। इस प्रश्न के आप 3 भाग बनाइए: प्रस्तावना, विस्तार और उपसंहार। इन तीनों पैरा के अंदर आप शब्द सीमा निर्धारित करिए। प्रस्तावना में 10% ऑफ वर्ड लिमिट होना चाहिए, यानी 15 वर्ड से आपको ज्यादा इसमें नहीं लिखना। शब्द सीमा का 10% प्रस्तावना में यूज करिए और 10% आप उपसंहार में यूज करिए। 80% आप यानी 120 वर्ड आपको यूज करने हैं विस्तार में। अगर आप इस पे 3 पॉइंट विस्तार में डिस्कस कर रहे हैं, 1 2 3, तो आपको प्रति पैरा कितने वर्ड लेने चाहिए? 40। इसे 3 से डिवाइड करोगे तो 40 वर्ड
पर पैरा आपको एक्सप्लेनेशन करना है। आप यूज टू होगे यूपीएससी की जो आपकी कॉपी होगी जिस पर आपको आंसर राइटिंग करना है, आपकी अपनी अपनी हैबिट होगी। कुछ बच्चे उसमें 7 से 8 वर्ड लाते हैं, कुछ 10 वर्ड लाते हैं। उसी के अनुसार आप अपना वर्ड लिमिट का निर्धारण करेंगे पैरा बना के कि मुझे कितना वर्ड प्रति पैरा लिखना है। वो मैंने क्लासिफिकेशन आपको दिया। इतना स्ट्रक्चर बनाने के बाद अब आपको क्या बनाना पड़ेगा, पहले इसका कंटेंट समझिए कि इस विषय के क्या विषय वस्तु है। उस विषय वस्तु को जानने के बाद आपको क्या करना पड़ेगा, आपको उसका कंटेंट को समझना पड़ेगा। और समझेंगे कैसे, वो आप जरा ध्यान दीजिए, मैं उस पर चर्चा करता हूं ताकि आप इस पॉइंट को बेहतर ढंग से समझ सकें। देखिए, ये जो आपका विषय पहला क्या है जी, चैलेंजेस किसके, चुनौतियां सार्वजनिक वितरण प्रणाली की। बहुत सारी चुनौतियां हैं, लेकिन उनमें से कुछ मुख्य चुनौतियां जो सबसे प्रभावी हैं उस पर आपको विचार करना है। सबसे पहली चुनौती इसकी क्या है जी, वर्गीकरण। आप देखते होंगे जो लोग गरीबों की सीमा में नहीं आते वो भी इस सुविधा का लाभ उठाते हैं। गरीबी की मानसिकता, मेरे कई सारे स्टूडेंट हरियाणा से रहे, उन्होंने मुझे बड़ा अच्छा एक एग्जाम्पल दिया, मैं आपके साथ शेयर करूंगा, आपको समझ में आएगा कि सर जिस घर में वो बुजुर्ग लोग रहते हैं वो तो कोठी होगी कम से कम 50 लाख की और 20 लाख की गाड़ी होगी, उसके बावजूद भी वो थैला लिए सार्वजनिक वितरण प्रणाली की कतार में खड़े होते। ऐसा क्यों है जी, उसका कारण है उन बुजुर्गों ने वो गरीब समय देखा है जब गरीबी थी भारत में, किसान बड़ा भूखा मर रहा था, उत्पादन उतना नहीं होता था, इसलिए उनकी मानसिकता में परिवर्तन नहीं आया। और जब अंकेक्षण करने वाले हमारे कर्मचारी जाते हैं उनके घर के सामने बीपीएल लिखने तो उसका विरोध करते हैं। इस तरह का मनोविज्ञान किस तरह से बदला जाए ये एक मनोवैज्ञानिक विषय हो जाएगा। लेकिन हम आर्थिक जगत में बात करें, हमारे पास ऐसी तकनीकें होनी चाहिए ताकि हम ऐसे लोगों का वर्गीकरण कर सकें जो इस योजना के लाभकारी होने चाहिए और जो इस योजना से निकाले जाने चाहिए। अभी मैं एग्जांपल लेता हूं, प्रधानमंत्री गरीब अन्न कल्याण योजना। प्रधानमंत्री गरीब अन्न कल्याण योजना जो भारत सरकार ने अगले 5 वर्षों तक बढ़ाकर 2029 तक लागू कर दी, जिसमें देश की 80 करोड़ की जनसंख्या को फ्री ऑफ कॉस्ट चावल, गेहूं और मोटे अनाज, चावल, गेहूं और मोटे अनाज दिए जा रहे हैं। और जो फ्री ऑफ कॉस्ट दिए जा रहे हैं, आपको समझ में आ रहा होगा। आपसे पहला प्रश्न ये अपने आप से पूछिए, क्या ये 80 करोड़ लोग इस योजना के दायरे में आने चाहिए? और यदि नहीं आने चाहिए तो हमारे पास ऐसा क्या क्लासिफिकेशन होना चाहिए ताकि इन लोगों को हम निकाल दें? आपके इसमें सजेशंस बाद में आएंगे, लेकिन यहीं पर समझते चलिए साथ साथ समस्या। पहली समस्या है वर्गीकरण, और इसका आधार क्या होना चाहिए, डिजिटल मीन होना चाहिए, आय के उनके स्रोत होने चाहिए, परिवार में सदस्यों की संख्या होनी चाहिए, और इसका अंकेक्षण ईयर बाय ईयर हर फाइनेंशियल ईयर में होना चाहिए ताकि हम ऐसे लोगों को इसके लाभ से एक्सक्लूड कर सकें जो इसके लिए बने नहीं। तो पहली समस्या हमारे सामने क्या है, वर्गीकरण। उसका समाधान क्या है, डिजिटल मीन के द्वारा आय के डाटा इकट्ठा करके अवांछित वर्ग को इनकी सीमा से बाहर कर देना। दूसरी मेजर समस्या क्या है स्टूडेंट्स, जो आपको समझनी है वो भी आप समझिए। दूसरी समस्या है सरकार पर आर्थिक सहायता के बढ़ते हुए भार, इकोनॉमिक सब्सिडी। आप जानते हैं हमारा जो राजकोषीय घाटा होता है, यानी सरकार की आय व्यय का अंतर, ये जो राजकोषीय घाटा होगा, राजकोषीय घाटा अगर ये लगातार बढ़ता है, इंपेरिकल स्टडी ये बताती है 1% राजकोषीय घाटा बढ़ने से मुद्रास्फीति की दर में 0.6% की वृद्धि हो जाएगी। हाई इन्फ्लेशन होगा तो मौद्रिक अधिकारी यानी आरबीआई टफ मॉनेटरी पॉलिसी यानी ऐसी मौद्रिक नीति अपनाएगा जिससे बाजार में मुद्रा की पूर्ति कम हो। आप देख भी रहे हैं रेपो रेट लगातार पिछले कुछ महीनों से 6.5% के उच्च स्तर पर बनी हुई है, और अगर ये ब्याज दर ज्यादा रहेगी तो मार्केट में रेट ऑफ इंटरेस्ट, ये जो बाजार की ब्याज दर है वो बहुत ज्यादा होगा, निवेश को घटाएगा और इस तरह से अर्थव्यवस्था में एक मंदी की स्थिति को पैदा करेगा, और जो हुए भी है पिछले वर्षों में। इसलिए हमें क्या करना चाहिए, हमें अपने
सरकार के बढ़ते हुए आर्थिक सहायता के बजट को कम करना चाहिए ताकि हमारा राजकोषीय घाटा नियंत्रण की सीमा में रहे। आपने देखा भी होगा भारत सरकार ने अभी जो पिछले दिनों बजट पास किया फरवरी 2023 में, उसमें लक्ष्य रखा है 2025-26 तक राजकोषीय घाटे को घटाकर सकल घरेलू उत्पाद के 3% पे लाना। और ये कब होगा? आप ये भी जानते हैं 3 मदें सबसे खतरनाक रूप से बढ़ी हैं। वो कौन सी मदें? आर्थिक सहायता का भार, ब्याज भुगतान और रक्षा व्यय। रक्षा व्यय में कंप्रोमाइज नहीं कर सकते क्योंकि चारों तरफ हमारे देश के जो सीमाओं पर समस्याएं हैं उनके निराकरण के लिए हमें ज्यादा से ज्यादा खर्चा चाहिए, लेकिन आर्थिक सहायता के भार को, सब्सिडियों को कम करके हम कर सकते हैं। इसलिए दूसरा मुद्दा क्या सबसे बड़ी समस्या है? सरकार के बढ़ते हुए आर्थिक सहायता के भार। और उसका समाधान क्या है? सरकार को ऐसे लोगों को वर्गीकृत कर जो इसके लिए लाभ के वांछित नहीं है, एक्सक्लूड कर देना चाहिए। परिणाम क्या होगा? सरकार के आर्थिक सहायता के भार घटेंगे और देश की जो अर्थव्यवस्था है उसकी विकास दर राजकोषीय घाटे के बढ़ने के साथ मौद्रिक नीति के रैशनल होने के कारण, विवेकशील होने के कारण बढ़ते हुए निवेश और उपभोग अर्थव्यवस्था की विकास दर को और तेज कर सकेंगे, मुद्रास्फीति पर नियंत्रण पाया जा सकेगा। तीसरा मेजर प्रॉब्लम क्या है जी? भ्रष्टाचार, करप्शन इन द सिस्टम। और भ्रष्टाचार का मतलब क्या, पहले ये समझिए। मेरी एक स्टूडेंट थी डॉक्टर निधि, जो मेरे यहाँ से पीसीएस करके फूड सप्लाई ऑफिसर होगी उत्तराखंड में। वो मेरे पास आई, बड़ी घबराई हुई। ये घटना लगभग 2008 की होगी, मैं आपसे शेयर कर रहा हूं ताकि आप समझ सकें। सर मुझे कहीं टीचिंग का भी जॉब दिलवा दीजिए, मेरी इतनी प्रिपरेशन करा दिया, ऑलरेडी वो पीएचडी इन इकोनॉमिक्स थी, वो रिक्वेस्ट करी थी सर मेरा नेट करा दीजिए, मैं इस जॉब को छोड़ने वाली हूं। मैंने कहा क्यों इतने डिस्करेज हो? कि सर जो पीडीएस का फूड ग्रेन्स मेरे पास आता है मुझे जबरदस्ती साइन करा लिए जाते और गरीब लोगों को मिलता ही नहीं। ऐसे हालात में एक अधिकारी जब अपने हथियार छोड़ के बाहर फेंक बैठ जाता है तो करप्शन को कैसे हम मेंटेन करें? उसका सिंपल सा तरीका है, हर चीज का डिजिटलाइजेशन कर दीजिए। ये जो भ्रष्टाचार है सिस्टम में, पीडीएस में, उसका हम डिजिटलाइजेशन कर देंगे। जो हमारे फेयर प्राइस शॉप्स हैं, वो भी कई बार जो खाद्यान्न भारत सरकार ने भेजे इनके पास गरीबों के बांटने के लिए, वो गरीबों को नहीं बांटते। गरीब इतना अवेयर भी नहीं है कि अपनी शिकायत कहां दर्ज करे, किस तरह से अपने अधिकारों की रक्षा कर सके। अल्टीमेटली उसके नाम का जो फूड ग्रेन मार्केट में आया वो उसने बेच दिया प्राइवेट ट्रेडर्स को, और प्राइवेट ट्रेडर ने करोड़ों रुपया छाप दिया। इस तरह के भ्रष्टाचार को नियंत्रित करने के लिए हमारा क्या, जो हमारे प्रधानमंत्री महोदय ने डिजिटल इंडिया का कंसेप्ट दिया, यानी हमें उसमें डिजिटलाइजेशन कर देना चाहिए ताकि हम भ्रष्टाचार को मिनिमाइज कर सकें। अगला इसका क्या प्रॉब्लम है? चौथी जो मेजर प्रॉब्लम है, हमारे फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, आप जानते हैं एफसीआई, मिनिमम सपोर्ट प्राइस, न्यूनतम समर्थन मूल्य पर भारत में जब भी क्रॉप आती है उनका परचेज करता है, उसके स्टॉक क्रिएट करता है और उन स्टॉक के क्रिएट के माध्यम से ही इन गरीबों के लिए सार्वजनिक वितरण प्रणाली का संचालन करता है। लेकिन जितना वो प्रोक्यूर करता है उसके भंडारण की उसके पर्याप्त क्षमता नहीं है। और जब भंडारण की पर्याप्त क्षमता नहीं है, जैसा कि विभिन्न अनुभवगामी अध्ययन बताते हैं, भारत के कुल कृषि उपज का 10 से 20% हमारे जो चूहे हैं, रेड सांड्स वगैरह हैं, वो बर्बाद कर देती हैं। उससे हमारा क्या होता है? वेस्टेज ऑफ रिसोर्सेज होता है। उसे कम करने के लिए आप क्या सजेशन दोगे कि भारत सरकार को जो चौथी प्रॉब्लम है एफसीआई का स्टॉक कैपेसिटी का कम होना, ये जो स्टॉक क्षमता का कम होना है उसे कैसे कम करेंगे? ट्रिपल पी, सार्वजनिक निजी सहभागिता के माध्यम से फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, या ये जो आपका फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया है, इसे ज्यादा स्टॉक क्रिएट करने की क्षमता का निर्धारण कर लेना चाहिए, बना लेनी चाहिए, ताकि हम उस समस्या का समाधान कर सकें। इसमें भी हमारा ट्रिपल पी मॉडल का बेहतरीन एक सुझाव है। और पांचवी जो समस्या हमारे समक्ष है वो क्या है जी? बढ़ती हुई लागतें। किस चीज की? जो हमारा एफसीआई फ्री में गेहूं, चावल, मोटे अनाज उपलब्ध कराता है गरीबों को, उसकी लागत 5 गुना बढ़ रही है। उन लागतों को कम करने के लिए हमें प्रयास करने चाहिए। अगर ये हम नीति अपनाते हैं तो आपके इन दोनों प्रश्नों का उत्तर इसमें समाहित हो चुका है, जिसे केवल आपको अपने स्ट्रक्चर आंसर में लाना है। अब आपकी उसकी रणनीति आप पे डिपेंड करेगी, कैसा आप फॉलो करते हैं। 3 अलग पैरा बनाते हैं। पहला क्या कि समस्याएं क्या हैं, चैलेंजेस क्या हैं, दूसरा सुझाव क्या हैं, तीसरा उनका
समापन करोगे एक साथ मिला के, एक तो रणनीति ये हो सकती है, या आप साइमल्टेनियसली दोनों विषय को साथ लेके चल सकते हैं। स्टूडेंट्स, इस तरह का आंसर अगर आप लिखेंगे तो मैं समझता हूं आपको बेहतर प्राप्तांक होंगे, और आप ये कंफ्यूजन दिमाग से निकाल दें कि प्री अलग है, मेंस अलग है, इंटरव्यू अलग है। वास्तव में इकोनॉमी में इंटीग्रेटेड अप्रोच चाहिए जो लेके आपको चलनी पड़ेगी। इन्हीं शब्दों के साथ मैं आज इसके लेक्चर को पूरा करता हूं। कल हम फिर मिलेंगे एक नए क्वेश्चंस के साथ 2022 के। थैंक यू।